हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने डेमो क्लास के साथ पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो भेजने में काफ़ी लेट हो गया है, तो आज हमारा डेमो क्लास का जो पहला लेक्चर है ना, वो जियोग्राफी से होगा और आपको बड़े ध्यान से समझना है, मैपिंग देखना है। जियोग्राफी यदि आपको समझना है तो मैप को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत लोगों ने भरोसा किया और बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं जियोग्राफी का अपना फर्स्ट डेमो लेक्चर, जिसमें हम लोग पश्चिमी पर्वत और जियोग्राफी की थोड़ी नॉर्मल से बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारा भारत का मैप। तो आइए इसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये दिशा का ज्ञान आप सभी को होगा। जियोग्राफी में सबसे पहले आपको जानना यह है कि कौन सा क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं पश्चिम, है ना। तो भारत का ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिण, इस तरफ को बोलेंगे हम लोग पूर्व और इसको बोलेंगे पश्चिम। यदि हम इस दिशा की बात करें तो इस दिशा को हम लोग बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व, इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम, और यदि इसकी बात करें तो इसको हम लोग उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि दिशा अपन कैसे निर्धारित करते हैं। तो आज मैं इस बेसिक लेक्चर पर आपको भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत, जिसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, वो है पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जो मैं बोलता हूं उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है और एक डायरी और पेन लेकर उसको मेरे वर्ड्स को नोट करने हैं आपको। मैं ये गारंटी देता हूं कि क्लास के लास्ट तक आपको बहुत कुछ रटा हुआ और याद होकर मिलेगा, और ऐसा याद होगा कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत के पश्चिमी पर्वत के बारे में। पश्चिमी पर्वत अर्थात भारत के जो पश्चिम में होगा उसको हम लोग पश्चिमी पर्वत कहेंगे। तो देखिए, भारत के जब आप पश्चिमी पर्वत को देखोगे तो पश्चिमी पर्वत है ना, मुंबई से प्रारंभ होकर अर्थात महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। कहां तक जाता है? सुदूर दक्षिण, इसका मतलब एकदम दक्षिण तक जाता है। तो ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये है आपका पश्चिमी पर्वत। सुदूर दक्षिण में जाते जाते, गौर फरमाइएगा, सुदूर दक्षिण में जाते जाते पश्चिमी पर्वत पूर्वी पर्वत से मिलकर, अर्थात इस साइड के एक पर्वत से मिलकर पूर्वी पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ बनाता है, या पर्वतीय ग्रंथि, है ना। गांठ मतलब जहां पे दो पर्वत आपस में मिलते हैं उसको हम लोग गांठ कहेंगे। तो क्या करता है? एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। गांठ के दक्षिण में हमको एक गैप दिखाई देता है, गांठ के दक्षिण में हमको एक गैप दिखाई देता है। गैप के बाद पुनः यह पर्वत भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक प्रवेश करता है। कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक। और दक्षिण में जाते जाते पुनः ये एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। ऐसा पुनः क्या करता है? ये पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, पश्चिमी पर्वत क्या है? भारत के महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर सुदूर दक्षिण तक अर्थात कन्याकुमारी तक जाता है। दक्षिण में आते आते पर्वत में, है ना, हमको एक पर्वतीय गांठ दिखाई देता है। गांठ के बाद हमको एक गैप दिखाई देता है। गैप के पश्चात पुनः यह पर्वत कन्याकुमारी तक प्रवेश करता है, जिसमें जाते जाते पुनः एक गांठ या ग्रंथि दिखाई देती है। अर्थात दक्षिण में हमको कितने गांठ मिले हैं? 2 गांठ मिले हैं। क्लियर है? जिसमें इस पहले वाले गांठ को नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। पहले वाले घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, या नीलगिरी घाट कहते हैं। इस घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी घाट कहते हैं। और इसके दक्षिण में, नीलगिरी घाट के दक्षिण में जो दूसरा घाट हमको दिखाई देता है,
इस घाट को हम लोग अन्नामुदी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नामुदी घाट कहते हैं। अर्थात दक्षिण में जाते जाते हमको दो घाट दिखाई दिया, एक घाट को हम लोग नीलगिरी घाट और दूसरे घाट को हम लोग अन्नामुदी घाट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए नीलगिरी घाट, ये जो नीलगिरी घाट है, इस नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहां पे बना देते हैं। इस नीलगिरी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको दोदा बेटा कहते हैं। इस नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। क्लियर है? दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात पहली कौन सी होगी? दक्षिण में जाते जाते जो हमको दूसरा घाट दिखाई देता है, इस घाट को हम लोग क्या कहते हैं? अन्नामुदी घाट कहते हैं। और अन्नामुदी घाट ही दक्षिण भारत की या पूरे पश्चिमी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं? फर्स्ट लिख देते हैं, है ना। अन्नामुदी घाट क्या है? अन्नामुदी घाट पूरे दक्षिण भारत की या पूरे पश्चिमी पर्वत की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अन्नामुदी चोटी ही सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी चोटी यदि आपको बोला जाए तो दोदा बेटा इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा आप लोगों को, उस लिंक में आपको जुड़ना है। उसमें जुड़ने से फायदा ये होगा कि उसमें जो आज क्लास में चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको किए जाएंगे और उसके आंसर आपको देने हैं। क्लियर है? अर्थात तैयारी में कहीं से भी चूकने का कोई गुंजाइश नहीं दूंगा। तो देखिए दोदा बेटा दूसरा सबसे ऊंचा घाट हो गया। नीलगिरी पर्वत, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीलगिरी पर्वत भारत के किन 3 राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी पर्वत भारत के किन 3 राज्यों में फैला हुआ है? इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। क्लियर है? अब देखिए ये जो अन्नामुदी घाट देख रहे हो, ये 3 पर्वत 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये ऐसा है, फिर यहाँ पे अन्नामुदी घाट है। अन्नामुदी घाट के दक्षिण में पुनः पर्वत है और अन्नामुदी घाट के पूर्व की ओर एक पर्वत निकला हुआ है ना। तो अन्नामुदी घाट के उत्तर में जो पर्वत है, अर्थात इस वाले पर्वत को, उत्तर में जो पर्वत है इसको अन्नामलाई, इसको हम लोग पालनी पर्वत, जो पूर्व की ओर गया है उसको क्या कहते हैं? पालनी पर्वत कहते हैं। और जो दक्षिण की ओर आया है इसको कार्डमम पर्वत कहते हैं, या कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? ये जो मैं मैप बनाया हूं ये कहाँ का है? इस वाले मैप की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अर्थात अन्नामुदी घाट के उत्तर में जो पर्वत है उसको अन्नामलाई पर्वत, अन्नामुदी घाट के पूर्व में जो पर्वत विस्तृत है उसको पालनी पर्वत, और अन्नामुदी घाट के दक्षिण में जो पर्वत कन्याकुमारी तक प्रवेश करता है उसको कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है ना। प्रसिद्ध पर्वतीय, है ना, इस पालनी पर्वत पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुडाई कनाल स्थित है। ज्यादातर पालनी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु राज्य में है ना। यदि आपसे क्वेश्चन 2016 पीएससी का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कोडाई कनाल पालनी पर्वत पर स्थित है ना। और राज्य कौन सा पड़ जाता है आपका? तमिलनाडु पड़ जाता है। जब हम यहाँ की बात करें, नीलगिरी पर्वत की बात करें, तो नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में विस्तृत है, ये बताया मैंने। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है ना। दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे खासियत क्या है ना, यदि हम यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पर पर्यटक स्थल की बात करें तो आप लोग सुने होंगे शांत घाटी या साइलेंट वैली किस पर्वत पर स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? नीलगिरी पर्वत पर। 2 नाम से पूछा जाता है इसको, शांत घाटी या साइलेंट वैली, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो आपका नीलगिरी पर्वत पर ही पाया जाता है। जैव विविधता का अर्थ है
कि ऐसे ऐसे जीव जंतु जिसे आप परिचित नहीं होंगे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हो, ऐसे स्थान को हम लोग मतलब जो अनेक प्रकार के जीवों से भरा हुआ हो, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। साथ ही नीलगिरी पर्वत पर सदाबहार वन का विस्तार है। क्या है, सदाबहार वन का विस्तार है ना। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी है ना, कहां पर स्थित है, इसका भी आंसर देंगे आप लोग। तो ध्यान रखिए, नीलगिरी पर्वत पर सदाबहार वन, साइलेंट वैली या शांत घाटी किस पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर। और ये जो दोदा बेटा है ना, दोदा बेटा जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस पर एक जनजाति निवास करती है ना। दोदा बेटा पर्वत पर एक जनजाति निवास करती है, जिस जनजाति को हम लोग कहते हैं टोडा, टोडा जनजाति है ना। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, यदि आप पीएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि टोडा जनजाति भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र पर निवास करती है, तो आपका आंसर होगा कि टोडा जनजाति जो है भारत के नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। टोडा जनजाति का जो कार्य है, नीलगिरी पर्वत पर आखिर इतनी ऊंचाई पर रह के ये लोग बात करते क्या है, तो इतनी ऊंचाई पर रहकर इन लोग यहाँ पे भैंस पालन करते हैं। क्या करते हैं, भैंस पालन करते हैं। टोडा जनजाति के लोग दोदा बेटा पर्वत की ऊंची चोटियों पर रहकर भैंस पालन करते हैं, है ना। और भैंसों को रखने के लिए एक गोठान होता है। क्या होता है, गोठान, है ना। इस गोठान का खासियत क्या है, इसको क्यों बताया मैंने, क्योंकि गोठान पे है ना स्त्रियों का जाना वर्जित है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्त्री, गोठान जहाँ पे भैंसों को बांधा जाता है इनका, उन स्थान पर कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के किस जनजाति में, किस जनजाति के गोठान में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो आपका आंसर क्या होगा, टोडा जनजाति, है ना। और ऐसी कौन सी जनजाति है, भारत की ऐसी कौन सी जनजाति है जहां पे बहुपति विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह, बहुपति, बहुपति विवाह प्रचलित है, ऐसी कौन सी जनजाति है, तो उस जनजाति का नाम भी क्या है, टोडा जनजाति। एक ऐसी जनजाति है जहां पे बहुपति विवाह प्रचलित है, अर्थात एक स्त्री की कई पति हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो लिंगानुपात है ना, वो बहुत ज्यादा है। लिंगानुपात जो है वो मतलब स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इस जनजाति पे बहुपति विवाह प्रचलित है। क्लियर है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सिर्फ दो गांठ के बारे में बात किए हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको दोदा बेटा घाट और वापस जो अन्नामलाई पहाड़ी स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को हम लोग पाल घाट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल घाट दर्रा कहते हैं। दर्रा अर्थात पहाड़ों के बीच पर यदि कोई एक गैप बन जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, दर्रा नाम दे देते हैं। जैसे कि आप केरल में हैं, है ना, तो ये केरल है और इस तरफ तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु के बीचों बीच ये पश्चिमी पर्वत प्रवेश कर गया है। तो इससे होता क्या है कि यदि आपको केरल से तमिलनाडु जाना हो, यदि आपको केरल से तमिलनाडु जाना हो, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, पाल घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। तो एक दर्रा कौन सा हो गया यहाँ पे, पाल घाट, है ना। ये अन्नामुदी जो दिख रहे हैं, यहाँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कौन सा, तिरुवनंतपुरम। यदि आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना हो, है ना, यदि आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना हो, तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी पर्वत निरंतर चल रहा है, यहाँ पे भी एक गैप है ना। इस गैप को हम लोग सेनकोट्टा गैप कहते हैं। यहाँ दिखाई नहीं देगा, इधर लिखता हूं। इस गैप को क्या कहते हैं हम लोग, सेनकोट्टा गैप कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, यदि तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना हो तो आप किस गैप का उपयोग करेंगे, है ना, या किस दर्रे का उपयोग करेंगे, तो क्या कहेंगे, सेनकोट्टा गैप का उपयोग करेंगे। यदि हमको केरल से तमिलनाडु की ओर जाना हो तो हम लोग पाल घाट दर्रे का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ दक्षिण के पर्वतों की बात, है ना। लेकिन पश्चिमी पर्वत, अभी पश्चिमी पर्वत के उत्तर में यदि हम देखें तो महाराष्ट्र जैसे हम पहुंचते हैं, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी पर्वत की जो सबसे उत्तर में जो चोटी है, इसको हम लोग कहेंगे
है ना, नासिक के पास जहां से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ना, गोदावरी नदी का, है ना, त्र्यंबकेश्वर। इसके जस्ट नीचे जो पश्चिमी पर्वत के उत्तर की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है कालसूबाई चोटी। अभी हम महाराष्ट्र की ऊंची चोटियों की बात कर रहे हैं। इस चोटी का नाम क्या है? कालसूबाई चोटी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक चोटी और दिखेगा यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं महाबलेश्वर चोटी। क्या कहते हैं? महाबलेश्वर चोटी, है ना। और महाबलेश्वर से ही कौन सी नदी का उद्गम है? तो कृष्णा नदी का उद्गम किस चोटी से होता है? महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जब हम महाराष्ट्र को छोड़कर, है ना, यहाँ पे छोटा सा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका की यदि हम बात करें तो कर्नाटका की जो ऊंची चोटी है पश्चिमी पर्वत पर, तो उस चोटी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मगिरी चोटी। उस चोटी का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी चोटी। और ब्रह्मगिरी चोटी के जस्ट नीचे एक अन्य चोटी कर्नाटक में आपको दिखाई देगी जिसको हम लोग बोलते हैं कुद्रेमुख। कौन सी चोटी? कुद्रेमुख की चोटी, है ना। कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े के मुख के समान। कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े के मुख के समान, जबकि अन्नामुदी का अर्थ होता है हाथी के मुख के समान। अन्नामुदी का अर्थ क्या होता है? हाथी के मुख के समान। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा पश्चिमी पर्वत हो गया। पश्चिमी पर्वत यदि आपको पूछा जाए कि सिर्फ भारत में विस्तृत भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना, और ऑप्शन में दे देगा आपको हिमालय, पश्चिमी पर्वत, पूर्वी घाट या अरावली पर्वत। तो आपका आंसर होगा कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम पश्चिमी पर्वत है, क्योंकि आप देखेंगे तो पश्चिमी पर्वत सिर्फ भारत में विस्तृत है। यदि आप हिमालय को सोचेंगे तो हिमालय यहाँ से प्रारंभ होकर, है ना, यहाँ से प्रारंभ होकर नेपाल में प्रवेश कर जाता है। नेपाल में प्रवेश करने के बाद सिक्किम को छूते हुए भूटान में प्रवेश करता है। इसलिए हिमालय से ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी होगी? सिर्फ भारत में विस्तृत पूछेगा तो पश्चिमी पर्वत जो है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। ये हिमालय से भी लंबी है। हिमालय हालांकि बहुत लंबा है, लेकिन हिमालय का विस्तार नेपाल में, भूटान में होने के कारण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका कौन सा हो जाता है? पश्चिमी पर्वत हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, यदि हम दर्रे की बात करें तो दो दर्रा देख लिए थे हम लोग। यहाँ पे था एक पालघाट दर्रा, यहाँ पे था एक सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है। यदि आप अन्य दर्रों की बात करें तो यहाँ पे एक दर्रा है, इसको बोलते हैं थाल घाट दर्रा। ठीक है, थाल घाट दर्रा। तो यहाँ पे मुंबई स्थित है। आपको एक नाम दे दिया मुंबई, और मुंबई के बाद यदि उत्तर के किसी भी शहर का नाम दे दे, जैसे दिल्ली बोल दे। यदि आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? मुंबई से यदि हमको दिल्ली जाना हो तो हम लोग थाल घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस थाल घाट दर्रे के नीचे यहाँ पे एक अन्य गैप है, इस दर्रे को हम लोग कहते हैं भोर घाट दर्रा। क्या कहते हैं? भोर घाट दर्रा। अब यदि आपको पूछा जाए, ये महाराष्ट्र है, ये पुणे है, महाराष्ट्र से यदि पुणे जाना है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो महाराष्ट्र से यदि हमको पुणे जाना है तो हम भोर घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे, है ना। अर्थात नेशनल हाईवे 4 जो है, नेशनल हाईवे NH4, नेशनल हाईवे 4 भोर घाट दर्रे से ही होकर जाता है ना। नेशनल हाईवे 4 भोर घाट दर्रे से ही होकर जाता है। अर्थात मुंबई से पुणे जाने वाला जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे कौन सा है? NH4 है। ठीक है। तो ये दो दर्रा यहाँ पर हुआ। यहाँ जो दर्रा दिखाई दे रहा था इसको हमने कहा पाल घाट दर्रा। क्या कहा? पाल घाट दर्रा। और इसके नीचे ये जो दर्रा दिखा इसको हमने कहा सेनकोट्टा गैप। तो आप यहाँ पे मेरे साथ पर्वत के साथ साथ कुछ दर्रों पर भी हमने चर्चा किया है ना। अब वास्तव में आप देखेंगे तो पश्चिमी पर्वत पर्वत नहीं है, पश्चिमी पर्वत एक पर्वत नहीं है, जबकि पश्चिमी पर्वत
एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी पर्वत क्या है? एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार किसको कहते हैं? यदि आप पहले पढ़े हुए होंगे तो मेरा बेसिक लेक्चर और भी आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि भारत है ना, भारत का जो मुख्य भूभाग है वो पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? अर्थात भारत अफ्रीका से लगा हुआ था, है ना, और अफ्रीका से लगा हुआ था। अभी भारत अपने उत्तर पूर्व की ओर ऐसे फ्लो हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है। अर्थात भारत का जो मुख्य भूमि है वो किधर खिसक रहा है? उत्तर पूर्व की ओर, चीन की ओर खिसक रहा है ना। वास्तव में ये सब क्यों होता है कि हमारे जो धरातल है ना, धरातल के नीचे 6 तरह की मुख्य प्लेटें हैं, है ना, 6 तरह की मुख्य प्लेटें हैं। इन 6 प्लेटों पर हमारा भूभाग टिका हुआ है ना, हमारा भूभाग इन 6 तरह की प्लेटों पर टिका हुआ है और वो प्लेट खिसक रहे हैं, एक दूसरे से खिसक रहे हैं, कोई दूर जा रहे हैं, कोई चिपक रहे हैं, कोई टक्कर कर रहा है। इस प्रकार से प्लेटें खिसक रही है। तो भारत टूट के जब अफ्रीका से अलग हुआ, भारत टूट के जब अफ्रीका से अलग हुआ तो ये भ्रंश कगार कहलाया, है ना। हिमालय के निर्माण में हम ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप सोचिए कि मैं इस साइज का एक ब्रेड ले आता हूँ, इतना मोटा एक ब्रेड ले आता हूँ और ब्रेड को कट करता हूँ बीच से, और कट करने के बाद इस हिस्से को अलग कर देता हूँ, समझ गए। तो मैं कुछ ऐसा बोलूँ, ये अपन एक ब्रेड लेके आए और ब्रेड को यहां से कट कर दिए, ये तो ये गैप आ गया। अलग करने के बाद ये ब्रेड ऐसे 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पानी भर गया, ये समुद्र है, आप सबको पता है ये क्या है अपना अरब सागर, ठीक है। लेकिन समुद्र के लहरों के साथ साथ इस तरफ रेत चढ़ाई कर गया, इधर रेत चढ़ गया इस वाले हिस्से पे, है ना। तो आप एक्चुअल में देखेंगे तो पश्चिमी पर्वत कुछ ऐसा है, ऐसा है ना। और यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे पुणे है, ठीक है। यदि आप मुंबई में खड़े होकर पश्चिमी पर्वत को देखोगे तो पश्चिमी पर्वत आपके लिए एक विशाल पर्वत है। अगर आप मुंबई में खड़े होकर पश्चिमी पर्वत को देखोगे तो पश्चिमी पर्वत एक विशाल पर्वत है। जबकि आप पुणे में खड़े होकर इस पर्वत को देखोगे तो ये एक नॉर्मल पर्वत दिखाई देगा, अर्थात ये भ्रंश कगार है। अब आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि इस मुख्य भूमि का जो ढलान है वो ढलान किस ओर है? पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। ये पूरे मुख्य भूमि का ढलान जो है वो पूर्व की ओर है। इसलिए भारत के दक्षिण में अधिकांश नदियां जो हैं वो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी बहुत सी नदियां हैं। इन सभी नदियों को आप यदि देखेंगे तो ये नदी पश्चिम से किस ओर प्रवाहित हो रही है? पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है ना। तो जिस तरह से हमको पश्चिमी पर्वत निरंतर दिखाई दिया, जिस तरह से हमको पश्चिमी पर्वत निरंतर दिखाई दिया, इसी प्रकार अब हम इधर पूर्वी पर्वत की चर्चा करेंगे, है ना। तो इस तरफ भी पूर्वी पर्वत कैसा होना था हमारे लिए? निरंतर होना था, ऐसे ही निरंतर होना था। लेकिन वास्तव में ये निरंतर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पश्चिम से निकलने वाली अधिकांश नदियों ने, है ना, पूर्वी पर्वत को क्या कर दिया है? नदी कभी भी पहाड़ के ऊपर चढ़कर तो नहीं बहेगी, पहाड़ को धीरे धीरे घिस घिस के क्या कर दिया? उसमें बहुत सारे गैप बना दिए हैं। अर्थात पूर्वी पर्वत हमको निरंतर दिखाई नहीं देता है, जबकि ये कैसा दिखाई देगा? हमको टूटा फूटा दिखाई देगा, अर्थात छोटे छोटे हिस्सों में हमको ये दिखाई देगा। जैसे ये तमिलनाडु में ऐसा, है ना, कृष्णा नदी, कावेरी नदी गैप बना दिया है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पर्वत दिखाई देगा और एक यहाँ दिखाई देगा, ये, ठीक है। तो यदि हम तमिलनाडु में पर्वत की बात करें, ये, तो तमिलनाडु में इन पर्वतों को ध्यान दीजिएगा। यदि आप पीएससी, पीसीएस किसी भी स्टेट का यदि आप एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको बड़े पर्वत, मुख्य पर्वतों से क्वेश्चन ना पूछकर छोटे छोटे पर्वतों से क्वेश्चन किया जाता है ना। और ज्यादातर इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु में ये जो पर्वत दिख रहे हैं, है ना, इसमें फर्स्ट इनका क्रम भी ऐसी है, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम भी ऐसी है। जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, है ना।
इन पर्वतों का नाम क्या है? जवादी, सेवाराय और पंचमलाई। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के, है ना। यदि हम अब तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पे पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, ठीक है। पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई ये सभी आंध्र प्रदेश के पर्वत हैं। आंध्र प्रदेश का एक और पर्वत है जो, है ना, तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तेलंगाना राज्य बनने के बाद ये पर्वत कहां पे प्रवेश कर गया? तेलंगाना के हिस्से में आ गया। इस पर्वत को हम लोग शेषाचलम कहते हैं। तेलंगाना शेषाचलम, क्लियर है। तो ये पूर्वी पर्वत कटा छटा दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि पश्चिम से बहकर आने वाली अनेक नदियों ने पूर्वी पर्वत जो कभी निरंतर हुआ करता था, पूर्वी पर्वत जो कभी निरंतर हुआ करता था उसको क्या कर दिया है? काट छाट दिया है। इसलिए हमको पूर्वी पर्वत निरंतर दिखाई नहीं देता है ना। और ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत, क्लियर है। तो अब देखिए यही कैसे देगा? सुमेलित कीजिए, आपको देगा राज्य का नाम और राज्य के नाम के बाद इनमें से कुछ पर्वतों को दे देगा दूसरी ओर, है ना। वो आपको चुनना होगा कि कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है ना। तो यदि आप एक दो नाम भी इनमें से जानते हैं तो आप उसको आसानी से मैच कर सकते हैं। वैसे इस नाम को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। रटना तो तोते का काम होता है। आपको तो ये उनकी भाषा में अगर इसको एक बार पढ़ दिया जाए, यदि उन्हीं की भाषा में इसको एक बार पढ़ दिया जाए तो ये याद हो जाएगा, है ना। जैसे जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, देखो पूरा एक साथ अगर इसको बोला जाए, जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, शेषाचलम, है ना। तो ये उनकी भाषा में एक बार बोलने का, तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ये आप वैसी प्रैक्टिस करो, ये हमेशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्वी पर्वत है, क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल भी एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे छूट जाए पर्वतों से, यदि आप मैपिंग करने में सक्षम है, क्लियर है। तो अभी मैंने जैसे बात किया कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारत जो है पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में जुड़ा हुआ था, है ना। तो ये जो गुजरात का ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो शेर के मुंह की तरह दिख रहा है ना, इसमें जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का क्षेत्र। क्या कहते हैं? कच्छ का क्षेत्र। और जो नीचे की ओर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सौराष्ट्र का क्षेत्र। क्या कहते हैं? गुजरात में कच्छ का क्षेत्र और सौराष्ट्र का क्षेत्र। तो सौराष्ट्र के क्षेत्र में छोटे छोटे 3 पर्वत आपको दिखाई देंगे। ये जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इस सौराष्ट्र के क्षेत्र में आपको छोटे छोटे यहाँ पे 3 पर्वत दिखाई देंगे, है ना। इन तीनों पर्वतों के नाम किस प्रकार हैं? गिर, मांडव और बारदा, है ना। तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो 3 पर्वत हैं वो कौन कौन से हो गए? गिर, मांडव और बारदा पर्वत, है ना। अब मैंने बताया कि भारत अफ्रीका का हिस्सा है। इस बात का प्रूफ हमको यहां से मिलता है कि गिर क्षेत्र पर जो लायन पाए जाते हैं, है ना। लायन मतलब मैं टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बड़े बड़े बाल हों, है ना। लायन की बात कर रहा हूं। तो लायन पूरे एशिया महाद्वीप में, सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूं, लायन पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ गिर क्षेत्र पर पाया जाता है। सौराष्ट्र के गिर क्षेत्र पर लायन अर्थात बब्बर शेर पाया जाता है। कहाँ? गिर क्षेत्र पर। जबकि पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी लायन नहीं पाया जाता। जबकि आपको ज्ञात होगा कि लायन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का खासियत है ना। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना जो जंगल है वहां पे लायन पाया जाता है। तो भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था तो सवाना के कुछ लायन जो गिर क्षेत्र पर थे, है ना, अचानक भ्रंश कगार के अलग होने पर या भारत के मुख्य भूमि पे अलग होने पर वो जो लायन है वो गिर क्षेत्र पर छूट गए, है ना। इसलिए गिर जो है एशिया के पूरे एशिया में गिर क्षेत्र पर लायन पाया जाता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। और बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं धीरे धीरे आप सभी को आगे बताते चले जाऊंगा, ठीक है।
तो देखिए, आप अभी मेरे साथ देखें पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत, ये तो बिल्कुल एक डेमो वीडियो है ना। मैं बहुत सारी चर्चाएं इन सभी में और कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको धीरे से सीखना है, सभी चीजों को इकट्ठे नहीं लेना है। जैसे कि इसमें आप और मैपिंग करना चाहें, है ना, सिर्फ बता रहा हूं अब मैं कि यहाँ पे आप एक पर्वत बना सकते हैं। इस पर्वत को क्या कहेंगे अपन, अरावली पर्वत, है ना। और अरावली पर्वत की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, है ना, तो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना, और यह किस स्थान के पास है। तो चलो स्थान तो बता देता हूं, माउंट आबू के पास अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है, माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है, इसका आंसर देना है आपको। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे अगर भारत के मध्य में आप पर्वत बनाएंगे तो ये विंध्याचल पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और दोनों तीन तीन हिस्से में ही बनाना है। दोनों के आपको तीन तीन भाग ही दिखेंगे, किसके, विंध्याचल के भी और सतपुड़ा पर्वत के भी, है ना। इनके स्थानीय भाषा में इन पर्वतों के अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही लेक्चर में ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और इनके बीचों बीच नदियां भी बहती हैं, यहाँ पे भी नदियां बहती हैं। अब ये दोनों नदी के नाम भी बताने हैं कि ये दोनों नदी कौन सी है। भारत की ऐसी दो नदी जो, है ना, अन्य नदियों की अपेक्षा उल्टा बहती है। उल्टा बहती है अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और क्यों बहती है ना। यहाँ पे पर्वत दिखेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे तो आप सभी जानते होंगे, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे पर्वत मिलेगा आपको दो, है ना, गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, है ना। यहाँ डपला, मिरी, अबोर, मिसमी, नागा, पटकोई, बूम, ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन वो सभी हिमालय का हिस्सा है, उसको अपन हिमालय के साथ शामिल करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपने अभी मेरे साथ देखा इस डेमो लेक्चर पर कि हम आज पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत पर चर्चा किए हैं, है ना। धीरे धीरे थोड़ी क्वालिटी में सुधार करेंगे, और बाकी वीडियो भी आपको आज ही के आज मिल जाएंगे। इसके बाद जो वीडियो अपन लेकर आएंगे वो होगा भारत संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपन चर्चा करेंगे। और बिल्कुल मैं ये जानता हूं कि यदि आप अच्छे से पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एम लक्ष्मीकांत की बुक जरूर होगी, है ना। और यदि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक रखे हैं तो मैं ये भी जानता हूं कि आप उस बुक को समझने में असक्षम रहे होंगे, है ना। उस बुक को आप पढ़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसका भी एक अपना तरीका है कि उस बुक को समझा कैसे जाए। वास्तव में एम लक्ष्मीकांत को संविधान, हमारे संविधान का जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसको बाइबिल की संज्ञा दी जाती है ना, क्योंकि वो बुक है ही ऐसा। तो अपन एम लक्ष्मीकांत का निचोड़ निकालेंगे संविधान में, आप देखना आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये आपका पहला डेमो लेक्चर जो कि जियोग्राफी से था, इंडियन जियोग्राफी से। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको एक एक चीज, भारत कैसे अलग हुआ, है ना, कैसे दिन और रात होता है, कैसे कौन सी रेखाएं कहाँ पर है, रेखाओं का निर्धारण कैसे हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।